बार कोरोना को देखते हुए परेड का आयोजन बेहद सादगीपूर्ण तरीके से किया गया है। इस बार परेड में पेरेंट्स शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवाने और तमाम दूसरे अधिकारी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और इस बार ये पहला मौका है जब पासिंग आउट होने के बाद अधिकारी सीधे अपने यूनिट में तैनात हो जाएंगे। 87 साल के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जबकि पेरेंट्स इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। परेड का अंदाज और तरीका काफी हद तक बदल गया है। कोरोना की वजह से पहले 10 ग्रुप्स बनाए जाते थे, लेकिन अब 8 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। और इस बीच साथ ही साथ ये भी बताएं कि 0.5 मीटर की दूरी पहले हुआ करती थी, लेकिन अब कैडेट्स के बीच में 2 मीटर की दूरी होगी। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत, अंदाज बिल्कुल नया, बिल्कुल अलग, और 87 साल के इतिहास में अगर देखा जाए एमए के, तो ऐसा पहली बार है कि इस अलग तरीके से परेड हो रही है। ये मजबूरी भी कह सकते हैं कोरोना की, जब पेरेंट्स भी साथ में नहीं है। बिल्कुल नवजोत, बहुत अप्रत्याशित तरह का इस बार की पासिंग आउट परेड है और देश का सबसे प्रतिष्ठित मिलिट्री एकेडमी है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां पर ये परेड इस वक्त पासिंग आउट परेड चल रही है। और अगर बात की जाए खासतौर से सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इस वक्त जिस तरह के हालात हैं सरहद पर, चीन से लगने वाली सरहद पर जो सैन्य तनाव इस वक्त चल रहा है, उसके बीच में यहाँ पर आज जो युवा अधिकारी शामिल हो रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और कोविड महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के बीच ये पासिंग आउट परेड हो रही है। ट्रेनिंग के दौरान भी इस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। और सबसे खास बात नवजोत, आज जो अधिकारी पासिंग आउट परेड के बाद सेना में शामिल होंगे, सामान्य तौर पर उन्हें 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, अपने घर जाते थे, लेकिन अब ये यहाँ से पासिंग आउट परेड के बाद सीधे अपनी रेजिमेंट में जाएंगे, यानी कि सरहद पर और अलग अलग इलाकों में तैनाती के लिए पहुंच जाएंगे। तो ये एक तरह की नई बात इस बार है। और दूसरी बात, सरहद पर जिस तरह के हालात हैं चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर, उसको लेकर भी एक तरह से कह सकते हैं कि इन युवा अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ पर सेना प्रमुख उनके बीच इस मुश्किल कोरोना के हालात के बीच पहुंचे हैं, उससे भी उनका एक तरह से जोश बढ़ा है। और इस वक्त ये पासिंग आउट परेड हम देख सकते हैं किस तरह से बुलंद हौसलों के साथ ये युवा अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं। परेड की सलामी सेना प्रमुख ले रहे हैं। मास्क सभी युवा कैडेट ने लगाए हैं, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। और ये यहाँ का आईएमए का जो परेड ग्राउंड है, इस वक्त इस शानदार परेड का यहाँ पर गवाह है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस परेड की सलामी ले रहे हैं। तो बहुत अलग तरह के हालात के बीच यहाँ पर इस बार ये परेड संपन्न हो रही है। जी बिल्कुल, लेकिन अब सवाल बड़ा ये, क्योंकि कई कैडेट्स अब ये भी बता रहे थे कि ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि जिस वक्त लॉकडाउन हुआ उसी दौरान ट्रेनिंग में भी काफी चेंजेस आ गए थे। वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा था। यहाँ तक कि जब ग्रुप्स में, बड़े ग्रुप्स में पढ़ाई होती थी, उसकी जगह छोटे ग्रुप्स में पढ़ाई होने लग गई। ये बताएं कि ये एक ऐसा मौका होता है जब जवानों में जोश खूब नजर आता है। क्या इस बदलाव में जोश तो कम नहीं हुआ है? नवजोत, सेना की यही एक तरह से भावना होती है, यह स्पिरिट होती है कि चाहे जैसे भी हालात हों, वो अपने उन हालात के हिसाब से ढाल लेती है। जब कोविड की महामारी शुरू हुई तो इसको लेकर जरूर सवाल उठे कि सेना की ट्रेनिंग प्रभावित होगी, क्योंकि सेना की ट्रेनिंग होती है वो साथ में मिलकर, यानी कि इकट्ठा होकर काम करते हैं। तो ऐसे मुश्किल जरूर थी कि कैसे ट्रेनिंग संपन्न होगी, लेकिन उसका रास्ता निकाला गया। कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, सेना की ट्रेनिंग भी प्रभावित न हो। क्योंकि हमने देखा कि चाइना ने उसके दौरान, कोविड के दौरान, अगर हम लद्दाख की बात करें तो वहां पर चीन ने जिस तरह से इसका फायदा उठाकर अपनी सेनाओं की तैनाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कर दी थी, उसको वो भी एक तरह का सबक था। लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान, चाहे आईएमए की ट्रेनिंग हो या दूसरे संस्थानों की ट्रेनिंग हो, सेना ने कोशिश की कि उसमें कुछ बदलाव जरूर किए जाएं, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो किसी तरह से प्रभावित ना हो। और इसीलिए आज पासिंग आउट परेड के दौरान भी एक तरह से उसका एक रास्ता निकाला गया सोशल डिस्टेंसिंग का। हम देख सकते हैं कि जो युवा कैडेट, जो अधिकारी इस वक्त परेड का हिस्सा हैं, सलामी सेना प्रमुख ले रहे हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान है, मास्क उन्होंने लगाया है। और इसके साथ ही पहले की बात करें तो इस पासिंग आउट परेड के दौरान इन कैडेट को अपने घर पर परिवार के साथ जाने का मौका मिलता है। इस बार यहाँ पर पासिंग आउट परेड के दौरान इनके माता पिता यहाँ पर नहीं हैं। जिन अधिकारियों ने इनको ट्रेनिंग दी वही इनको इस परेड में इनको देख रहे हैं।
हैं, टेलीविजन के जरिए इनके जो माता पिता हैं वो घर से देख रहे हैं, तो ये भी पहला मौका है। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद ये अधिकारी सीधे इस कोविड महामारी के बीच में अपने घर नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी अपनी रेजिमेंट में जाएंगे, अलग अलग सरहद पर और जो देश के अलग अलग हिस्सों में जहां इनकी तैनाती होगी वहां पर ही पहुंचेंगे। तो ये बदलाव इस बार पहली बार देखने को मिले हैं कोविड महामारी के बीच में। और सेना, क्योंकि चाहे जैसे हालात हों, चाहे सरहद की चुनौतियां इस वक्त जिस तरह की चुनौती सरहद पर है, या फिर देश के अंदर कोविड के जो हालात हैं उसमें उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, क्योंकि सेना कभी भी एक तरह से हमेशा मुस्तैद होती है, चाहे जिस तरह के भी हालात हों। तो इसीलिए इस बार चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे इनकी तैनाती हो, उसके अलग रास्ते निकाल लिए गए हैं। जी बिल्कुल, मंजीत नेगी, शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। देश की सरहदों पर सेना के नए रक्षक तैयार हैं, पासिंग आउट परेड चल रही है। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी पूरी जानकारी हमें दे रहे थे। जोश भी काफी हाई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमितों के मामले में दिल्ली ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन में दिल्ली में 2000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना ने तो दिल्ली की दुर्दशा कर दी है। जिस तरह से पूरी दिल्ली खुली, उसी तरह से खुल गया कई गुना ज्यादा कोरोना के संक्रमण बढ़ने का खतरा। पूरी दिल्ली पहले से ही कोरोना के चलते दहशत में है, मगर अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो दिल्ली वालों के दिलों में बेहिसाब डर भर देने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली रोज के रोज अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। आंकड़े देखिए, दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे में दिल्ली में 2137 संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 71 लोगों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीज अब 36,824 हो गए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना से 1,214 लोगों की मौत हुई है। अब समझिए कि हालात कितने बुरे हैं। इन्हीं बुरे हालातों की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, लेकिन उसी फटकार की वजह से ही बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आज मजबूरी में ये कहना पड़ा, ये तल्ख टिप्पणी उनकी थी कि किस तरह शवों की बद इंतजामी, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले दृश्य देखने को मिले। इससे ज़्यादा और दुख की बात नहीं हो सकती। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और इस बद इंतजामी को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। दिल्ली वालों को ये समझना ही होगा कि हालात पहले से कहीं ज्यादा बिगड़े हुए हैं और पहले से कहीं ज्यादा बदतर हो रहे हैं। इसलिए दिल्ली वालों को होशियार रहना होगा, सतर्क रहना होगा, नियम मानने ही होंगे, तभी संभव है कि कोरोना को मात दी जा सके। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा अब 1 लाख के पार चला गया। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र वालों ने तो मान लिया है कि कोरोना खत्म हो गया। अगर नहीं मान लिया होता तो शहर के खुलने पर भी नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाते। अगर नहीं मान लिया होता तो नियमों का पालन करते। और नियम नहीं माने जा रहे, इसलिए महाराष्ट्र में कोरोना ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली है। रोज का रोज हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार चला गया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,493 संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 127 लोगों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में अब तक कुल संक्रमित 1,11,041 हो गए हैं। महाराष्ट्र में अब तक संक्रमण से 3,717 लोगों ने दम तोड़ा। ये तो पूरे महाराष्ट्र का हाल है, मगर बेपरवाह होकर जिस तरह से मुंबई सड़कों पर निकली, उसके कितने भयावह परिणाम हो रहे हैं उस पर भी एक नजर जरूर डाल लीजिए। 24 घंटे में मुंबई में 1,366 संक्रमित मिले हैं।
24 घंटे में मुंबई में संक्रमण से 90 लोगों की जान गई है। मुंबई में अब तक कुल 55,451 संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई में अब तक संक्रमण से 2,044 लोगों की जान जा चुकी है। सोचिए खतरा किस कदर बढ़ गया है। मगर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री अभी भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति देश की अपेक्षा बेहतर है। डेथ रेट भी मुंबई का, देश का जो डेथ रेट है उससे कम है। महाराष्ट्र का डेथ रेट 3.6 है और देश का डेथ रेट 2.8 है। मुंबई का भी डेथ रेट उसी के दरमियान आया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डबलिंग रेट में भी अभी हम करीबन 30 दिन के हद तक हम गए हैं। सरकार के दावों में कितना दम है ये तो दिख ही रहा है, मगर महाराष्ट्र वालों को खुद सोचने की जरूरत है। कोरोना से लापरवाही कहीं बहुत ज्यादा महंगी न पड़ जाए। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। पुलवामा के त्राल में आतंकियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है। यहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और इसके साथ ही कुलगाम में भी आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है। यहां 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 2 जगह आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। कुलगाम में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। वहीं पुलवामा के त्राल में अभी भी आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। एलओसी पर लगातार घात लगाकर बैठे आतंकी आए दिन घुसपैठ करते रहे थे और इस घुसपैठ को लगातार नाकाम भी किया जा रहा है। अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, जाना ही चाहेंगे दोनों जगहों पर अभी क्या स्थिति है वहां? नवजोत, 2 ये मुठभेड़ें हुई थी। एक तो पुलवामा जिले के त्राल इलाके में जो गुलाबबाग का इलाका है, वहां पर सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि वहां पर कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। उसके बाद तलाशी अभियान वहां शुरू हुआ था, लेकिन वहां पर शुरू में कुछ जो गोलीबारी हुई है उसके बाद फिलहाल मुठभेड़ रुकी हुई है, लेकिन तलाशी अभियान चल रहा है। जबकि दूसरी मुठभेड़ जो है वो कुलगाम जिले के नोपोरा इलाके में हुई थी। वहां पर भी सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि यहाँ पर कुछ मिलिटेंट छुपे हैं, जिसके बाद वहां पर तलाशी अभियान शुरू हुआ था। जब सुरक्षा बल उस जगह पर पहुंचे जहां पर शक था कि मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, वहां पर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें 2 मिलिटेंट जो हैं मारे गए हैं। उनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है और माना जा रहा है कि वो स्थानीय है और हिजबुल मुजाहिदीन से उनका संबंध है। और पिछले कई दिनों के दौरान जिस अंदाज से सुरक्षा बलों ने घेराबंदी बढ़ा दी है आतंकी संगठनों के खिलाफ, और लगातार शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बम से हमले की धमकी के बाद यूपी में हलचल मच गई। लखनऊ में सीएम आवास के चारों ओर जबरदस्त जांच पड़ताल शुरू कर दी गई, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि धमकी वाला ये मैसेज वाकई गंभीर है या फिर सिर्फ एक शरारत। लखनऊ में सीएम आवास के पास मची ये हलचल ना तो रूटीन है, ना पुलिस की कोई मॉक ड्रिल है। ये नतीजा है उस एक मैसेज का, जिसके बाद यूपी पुलिस और सीएम योगी के सुरक्षा दस्तों के हाथ पैर फूल गए। यूपी के सीएम योगी पर बम से हमले की धमकी। एक मैसेज के बाद सीएम आवास की घेराबंदी। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किसकी साजिश? सीएम आवास की ओर जाने वाले हर रास्तों पर पहरा बिठा दिया गया। आने जाने वाले हर एक शख्स की सिर से पैर तक जांच शुरू कर दी गई। गाड़ियों को रोककर तलाशी ली गई और तो और डॉग स्क्वाड भी चारों तरफ टूह लेने के लिए दौड़ पड़ी। हम इस वक्त लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर हैं, जहां पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दरअसल अब से कुछ देर पहले यहां पर डायल 112 यानी कि जो सरकारी कॉल सेंटर है उस पर बाकायदा फोन करके धमकी दी गई कि मुख्यमंत्री आवास समेत कई महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स को उड़ा दिया जाएगा। कॉलर ने ये कहा। इसके बाद शासन प्रशासन जो यहाँ पर है वो तुरंत मुस्तैद हो गया और तमाम जो रास्ते हैं मुख्यमंत्री आवास को जाने के लिए उनको और सख्ती के साथ बंद कर दिया गया। कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी यहाँ से नहीं जा सकता। पूरा घटनाक्रम क्या था ये समझिए। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे एक मैसेज से यूपी में हड़कंप। यूपी के हेल्पलाइन नंबर 112 पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। मैसेज में सीएम आवास को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यूपी में 50 अलग अलग जगहों पर बम विस्फोट की भी धमकी।
धमकी वाले मैसेज के बाद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा कड़ी। 112 नंबर पर धमकी वाला संदेश किसने दिया? मैसेज भेजने वाले का असल मकसद क्या है? पुलिस अभी इन सवालों की तह तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जवाब मिलने तक किसी भी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि कॉल करने वाला कौन है और ये कितनी गंभीर धमकी है, लेकिन चूंकि मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है और तमाम और दूसरे महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए एजेंसी किसी भी तरीके का खतरा मोल नहीं लेना चाहती, इसीलिए कई रास्ते बंद किए गए हैं। पिछले महीने भी महाराष्ट्र के रहने वाले एक शख्स ने योगी आदित्यनाथ को इसी तरह की धमकी दी थी। पूछताछ में पता चला था कि उसे धमकी देने के एवज में पैसों का वादा किया गया था, लेकिन इस बार के धमकी कांड की सच्चाई सामने आना अभी बाकी है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ फिर से एक बार चर्चा करने वाले हैं। बैठक 2 दिनों तक चलेगी और रफ्तार पकड़ते कोरोना संक्रमण के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तारीख तय हो गई है। 16 और 17 जून को फिर से देश की सबसे बड़ी बैठकें होने वाली हैं। कोरोना संकट से बने हालात और इससे जूझने की रणनीति पर पीएम मोदी देश भर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी। बैठकों का पूरा टाइम टेबल भी जारी हो गया है। पहली बैठक 16 जून को दोपहर 3 बजे से होगी। 16 जून को पीएम 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम से संवाद करेंगे। पहले दिन की बैठक में पंजाब, केरल समेत कई राज्य होंगे। दूसरे दिन यानी 17 जून को भी बैठक जारी रहेगी। 17 जून को पीएम 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम से संवाद करेंगे। 17 जून को महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान जैसे ज्यादा संक्रमण वाले राज्य होंगे। 3 जून यानी लॉकडाउन 4 के बाद देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है। रियायतों के दौर में वायरस भी नई और हैरतअंगेज रफ्तार के साथ कहर ढा रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक करीब 3 लाख मामलों के साथ भारत संक्रमण के मामले में दुनिया में चौथे नंबर का देश बन चुका है। जाहिर है 16 और 17 जून को होने वाली बैठक में यही बात मंथन का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी। पहले जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया, इतना सख्ती से किया, केवल 500 केसेस थे, केवल 10 डेथ थी। आज लगभग 3 लाख का आंकड़ा पार कर रहा है। हम इकोनॉमी को खोलने के लिए मजबूर हैं, तो कहीं न कहीं गलती हुई है। जनता कर्फ्यू से पहले पीएम ने 20 मार्च को पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। तब से अब तक ऐसी कुल 5 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में लॉकडाउन बढ़ाने और फिर रियायतें देकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उपायों पर चर्चा हुई थी। 16 और 17 जून को होने वाली बैठक कोरोना संकट को लेकर ऐसी छठी बैठक होगी। इन बैठकों में लिए गए फैसले के बारे में पीएम खुद अपने टीवी संदेश के जरिए देश के लोगों को जानकारी देते रहे हैं, लेकिन इस बार हालात काफी अलग हैं। केंद्र सरकार करीब 2.5 महीनों के लॉकडाउन को सफल बताकर अपने फैसले का बचाव कर रही है, जबकि राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता लॉकडाउन को विफल बता रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि गैर बीजेपी राज्यों की सरकारों ने कई बार केंद्र से लॉकडाउन और रियायतों के फैसले खुद पर छोड़ने की मांग की थी। अब कोरोना विस्फोट के हालात में और केंद्र सरकार के बीच बनने वाली सहमति देश के आने वाले दिनों की तस्वीर तय करेगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पॉलो मिसाह के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली सरकार ने खुद आशंका जताई थी कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना संक्रमित होंगे और इस आशंका का ट्रेलर अब दिखने भी लगा है। उधर दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों पर भी सियासत जारी है। जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे
और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली सरकार ने जुलाई में कोरोना की जिस भयावह स्थिति की फिल्म दिखाई थी, उसका ट्रेलर सामने दिखाई दे रहा है। देश की राजधानी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गई है। सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 1,877 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 34,687 तक पहुंच गया। कोरोना से अब तक 1,085 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 65 लोगों की जान तो महज 24 घंटों के भीतर ही गई है। दिल्ली में न सिर्फ कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, बल्कि कंटेनमेंट जोन्स की संख्या भी 244 तक पहुंच गई है और ये इस बात का संकेत है कि देश की राजधानी में हालात किस तरह बिगड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस की चपेट में न सिर्फ आम आदमी बल्कि पुलिस वाले और डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। एक तरफ दिल्ली कोरोना की मार झेल रही है, उस पर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो मौतों के आंकड़े छिपा रही है। सरकार के दिए आंकड़े और एमसीडी के आंकड़ों में काफी फर्क है। शुरू से ही दिल्ली के आंकड़ों में घालमेल हो रहा है। वो जब राशन बांटने की बात हुई उसमें भी घालमेल था, जब एम्बुलेंस की बात हुई उसमें भी घालमेल है, और ये जो डेथ है इसमें भी दिक्कत है, क्योंकि जो आंकड़े जो जिन लोगों का संस्कार या जिनको दफनाया गया शमशान घाट पे जहाँ ब्यूरल्स में हुआ, वो और जो दिल्ली सरकार के आंकड़े फर्क है। हम तो वो आंकड़ा मानेंगे जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो गया। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में डॉक्टर्स की एक्सपर्ट्स की कमेटी, जो डेथ ऑडिट कमेटी है, उसकी एक्सपर्टीज पे हमें कोई संदेह नहीं है, और वो जो डेथ का आंकड़ा घोषित कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, वो अक्षरशः सही है। ये किसने कहा? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। अगर भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है, सुप्रीम कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है, और इस महासंकट के दौर में भी अपनी ओछी राजनीति करना चाहती है, तो वो स्वतंत्र है, उस पर मैं क्या बोल सकता हूँ। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो आपको कोरोना संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा हो जाएगा। 8 जून को कोरोना संक्रमण के 1,282 मामले सामने आए थे। 9 जून को 1,007 मामले सामने आए। 10 जून को 1,366 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 11 जून को 1,501 पॉजिटिव केस आए और 12 जून यानी आज 1,877 नए संक्रमित मरीज मिले। आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार आज कोरोना के केसेस को डील करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में समस्याओं का अंबार लगा है। एलएनजेपी अस्पताल में शवों के बीच इलाज का वीडियो वायरल हो रहा है। टेस्टिंग भी कम हो रही है और मरीज जैसे भगवान भरोसे हैं। वहीं प्राइवेट अस्पतालों को इस आपदा में भी अवसर दिखाई दे रहा है। एक मरीज फंसा तो 5 से 7 लाख रुपए सीधे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की विभीषिका को देखते हुए हाई कोर्ट में एक बार फिर लॉकडाउन की अर्जी डाली गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। पूनम शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।